हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली 3 बजे ज्योग्राफी की सीरीज को लेकर के आते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या के साथ हल करा रहे हैं और आप सभी लोग उसे काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसी क्रम में हम एक नई शुरुआत आज से कर रहे हैं जो यूथ पब्लिकेशन का है। यूथ पब्लिकेशन की जो सीरीज है उसमें 15 टेस्ट टोटल दिए हुए हैं। 15 टेस्ट की श्रृंखला है। उस 15 टेस्ट में 15 जो सेट है टोटल यूथ पब्लिकेशन में तो उसी के 15 टेस्ट को हम कोशिश करेंगे कि डेली दो दो सेट को करा करके 7 से 8 दिन में सारे टेस्ट सीरीज को खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद मार्केट में अवेलेबल कोई और भी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी तो उसे भी हम करा देंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट में अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन कर दूं, जिससे जिससे आपका कनिष्ठ सहायक में महत्वपूर्ण आपको फायदा मिल सके। क्योंकि ये मेंस एग्जाम है, ये पेट आप सभी लोगों को पता है, पेट 21 पेट 2021 जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 71 के आसपास का कट ऑफ बना है, उन्हीं लोगों के लिए यह अवसर मिला हुआ है। और एक एक नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए की नौकरी आसानी से आदमी सिक्योर कर सकता है, उसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इसीलिए हम काफी सीरियस तरीके से इसको कराएंगे और आप भी इसे प्यार से देखिएगा, प्यार दीजिएगा, खूब सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं। आप सभी लोगों को सिलेबस पता ही होगा कि इसमें अभी तो 2 नए सिलेबस ऐड हो गए हैं, एक यूपी स्पेशल, एक यूपी स्पेशल को ऐड कर दिया गया है और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है। तो अब एकेडमिक के जो परसेंटेज ऐड होते थे, एकेडमिक के जो नंबर ऐड होते थे उसको हटा दिया गया, तो अब काफी महत्वपूर्ण और काफी बेहतर भी हो गया है। आप सभी के लिए समान, ये आपके लिए बैलेंस हो गया है। तो अगर हम इसमें सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसी क्रम में आइए आज हम शुरू करते हैं। हमने इसका स्ट्रेटजी वीडियो बनाया भी है और जूनियर असिस्टेंट का आप सब लोग जा करके चैनल पर देखिए आसानी से क्या हमने स्ट्रेटजी बनाया, कैसे मुझे तैयारी करनी है। तो उसी क्रम में आइए एक पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर हम देखें तो पर्यायवाची से, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन से शुरुआत होता है। तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, हिंदी और परिज्ञान लेखन में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो पहला क्वेश्चन आपको है जगदीश। जैसे जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है अगर हम देखें तो अब देखिए, चूंकि जगदीश ये हमारा एक व्यंजन संधि है। कैसी संधि है? व्यंजन संधि है। तो जगत और ईश, ठीक है, जगत में टूटेगा नहीं और ये जगत में हलंत नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी जगत है तो ये गलत हो जाएगा। जब भी व्यंजन के बाद कभी भी कोई एक व्यंजन आए या कोई स्वर आए, जब ऐसा टूटे तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयों को खोजता है, मतलब दूसरों में बुराइयां निकालता है, दूसरों की बुराइयों को खोजता है, उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी मतलब हर समय दूसरे की बुराइयों को खोज खोज के क्या करेगा? निकालता रहेगा। अब देखिए, आलोचक जो सदैव आलोचना करता है, सर्वनिंदक जो सदा निंदा करता है, परनिंदक जो दूसरों की निंदा करता है। तो ये ध्यान रखिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। परनिंदक और छिद्रान्वेषी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, कि बुराइयों को पूछ रहा है, तो बुराइयों को निकालने वाले क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहाँ पर आपका पर्यायवाची पूछ रहा है कि अनिल और अनल का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो आप सब लोगों को पता है अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। अनिल का मतलब होता है हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है आग या अग्नि। अग्नि, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल का मतलब वायु और अनिल का मतलब अग्नि। इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पेन ले ले मोटा, हाँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, साथ साथ आप लोग लगाते चलिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रयोग नहीं किया सकता। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है कि सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, अमृत। अमृत देखिए जल की भी पर्यायवाची होती है, ये पर्यायवाची ही है, ठीक है।
जल का पर्यायवाची होता है, जबकि सूर्य हुआ, श्वेत हुआ, योगी हुआ, मराल भी बोलते हैं हंस को, ध्यान रखिएगा, हंस को मराल भी बोलते हैं, ठीक है, मराल भी बोलते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची हमारे किसके हो जाएंगे, हंस के, ठीक है। तो इस बात को क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि नहीं, कौन सा नहीं था, इस चीज को यहाँ ध्यान रखना था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन भी पर्यायवाची ही है, 5 नंबर क्वेश्चन पर्यायवाची है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पर्यायवाची पूछ रहा है, जरा लगाने का प्रयास करिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, इस बात को आप जरा बताइएगा कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है। अग्नि का पर्यायवाची अगर आप लोग जानते होंगे, आग होता है, आग होता है, अभी हमने देखा अनल होता है, ठीक है, अनल होता है। अब देखेंगे और पावक होता है, ठीक है, पावक होता है। तो आग, अनिल, पावक, अनल, पावक, ये सब होता है, तो इसमें पावक आपको देखने को मिल गया। बाकी अगर हम उरग देखेंगे, उरग है, पन्नग है, ठीक है, ये सब सर्प के पर्यायवाची, किसके, सर्प के, सर्फ नहीं, सर्प, सर्प के पर्यायवाची, सांप, सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। अर्णव का मतलब अगर हम देखेंगे तो अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है, किसका, समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हम चीजों को जरा सा जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उसको देखते हुए चलेंगे, तो ये हमारा हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ रहना, जो एक दूसरे से, जैसे अगर आप एक जब आप बायो पढ़ेंगे या इन्वायरमेंट वाला सेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक अजोला पढ़ेंगे, अजोला, अजोला, और वहीं पे एक कवक होता है, ठीक है, कवक। ये दोनों एक दूसरे के सहचर्य होते हैं, सहचर्य मतलब दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो जो एक दूसरे के साथ साथ रहें और उनकी एक दूसरे में निर्भरता रहे, उसे साहचर्य बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलगाव, मतलब साथ साथ रहना, अलगाव। लोग यहाँ वैमनस्य को कंफ्यूज करते हैं, वैमनस्य जो है सौमनस्य का होता है, ठीक है। अगर सौमनस्य पूछ ले तो सौमनस, वैमनस्य का विलोम क्या होगा, सौमनस्य, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौमनस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ करें, कह रहा है कि एक सेकंड जरा सा होल्ड करिएगा, थोड़ा बैटरी लो रही है, मैं इसका लगा लूं फिर आगे चलता हूँ, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। हाँ, तो आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रमाणिक शब्द मूल रूप, मूल शब्द का प्रत्यय, एक मिनट चार्ज लगा लेते हैं फिर। हाँ, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, कौन सा है इसका सही अलगाव। अब देखिए कह रहा है कि प्रमाण प्लस इक, प्रमाण और इक, प्रमाधन आरिक, और सी क्या कह रहा है, प्रमा ह धन मारिक। तो यह होगा नहीं, इसमें देखिए आप सब लोग को पता है इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक, छोटी वाला ई होता है प्रमाणिक, ठीक है। और कभी कभी ये शब्द लिखने के लिए सही दे दे, तो अभी यदि प्रमाणिक देता है तो अगर कभी भी ऐसे लिखा आ जाए प्रमाणिक तो ये गलत होता है, प्रामाणिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको निकल के आता है 7 नंबर से, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, ठीक है, या संकर है। आप सब लोगों को पता है तत्सम शब्द कैसा होता है, तत्सम शब्द ऐसा होता है जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, सीधे वही शब्द जो है हुबहू प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, इनका बिगड़ा हुआ रूप, इनका कुछ बिगड़ा हुआ रूप है तो वो हमारा तद्भव रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे दही होता है, दधी का दही हो गया है, तो दधी क्या था, तत्सम रूप है, क्योंकि संस्कृत में हम लोग क्या बोलने लगे दही, तो दही तद्भव हो जाएगा और दधी क्या होगा, तत्सम होगा। देशज का मतलब होता है जो हमारे देशज भाषा में जैसे लोटा, थरिया, बर्तन, इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारे देशज होते हैं। संकर में से देखिए रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रेलगाड़ी कैसे शब्द है। अब रेल देखिए अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है, तो रेल और गाड़ी से जो शब्द मिलकर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संकर शब्द बोलेंगे। तो यहाँ पर तिलक की बात कर रहा है, तो तिलक कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम बोलेंगे, ठीक है। तिलक कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब इसमें और भी अगर से तिलक है, जैसे अगर हम सूर्य देख ले, ठीक है, सूर्य देख ले, और उसके बाद अगर हम माता पिता, ये सब जितने भी शब्द कितने कैसे हैं, सब तत्सम है, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा सेवक को कंबल देता है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कारक है? कारक है, तो कारक में कह रहा है संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंबल दे रहा है, इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो रहा है? कंबल दे रहा है, इसका कंबल दान दे रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी भी दान देने की बात आए, जैसे कोई भिखारी को कोई राजा दान दे रहा है, कोई राजा किसी सेवक को दान दे रहा है, तो वहां पर हमेशा कैसा कार्य आ जाएगा? संप्रदान कारक आ जाएगा। जहां पर ने विभक्ति लगेगी कर्ता हो जाएगा, का के की लगेगा, का के की लगेगा संबंध हो जाएगा, कर्म में को विभक्ति लगेगी तो कर्म कारक हो जाएगा। तो ये सारी विभक्तियां आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को कर से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सब सारा जो है सभी विभक्तियां, जब हम हिंदी को एक बार एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो वहां पे पूरा डिटेल भी पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, थोड़ा तेज चलिएगा, कह रहा है कारक में कारक के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे बताइए कारक के कितने भेद है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कारक कितने भेद है। तो अब यहाँ पे क्या बताएंगे आप, कितने भेद है? कह रहा है कि 5, 6, 7, 8। तो कारक कुल कितने भेद हैं? कारक कुल 8 भेद हैं। कौन कौन भेद है? तो कारक के कौन कौन भेद? देखिए कर्ता, अभी हमने बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्ता ने, अब यहां देख लीजिएगा, कर्ता, कर्ता की विभक्ति हमने बताया, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के क्षेत्र में, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन में भी आपका संबोधन वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है? देखिए वाच्य कैसा होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक कर्तृवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कर्मवाच्य में देखेंगे तो कर्मवाच्य का मतलब इसमें क्या हो? कर्म प्रधान हो। जब कर्म प्रधान होगा, जब कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य होगा। और अगर जब किसी वाक्य में अगर कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो अगर कर्ता प्रधान है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य हो जाए। और अगर भाव प्रधान हो, भाव प्रधान होगा तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम आम खाता है, तो आम किसके द्वारा खाता है? राम के द्वारा आम खाता है, तो यहाँ पर क्या है? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, राम आम खाता है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है क्योंकि राम के द्वारा आम खाता है, और कर्ता यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना, जिस चीज की प्रधानता होगी वो वाच्य होगा। जैसे मोहन से चला नहीं जाता है या राजू से बैठा नहीं जाता है, तो अगर इस तरह का भाव प्रकट हो रहा है तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए पूछ दी कि डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी या रोगी ने दवा खाई, तो अब यहाँ पर क्या दवा, यहाँ पर क्या प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? दवा लेने का काम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे में हमारा हो जाएगा क्या? कर्म। जब कर्म प्रधान हो जाएगा, जो काम हो रहा है अगर उसकी प्रधानता है कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता है तो कर्तावाच्य। इतना ध्यान समझिएगा, बाकी आगे चलते रहेगा, क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे कैसे करेंगे हम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन सा वचन या जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब कि बहुवचन बनाना है। देखिए सोना का सोना, धेनु का धेनु, यह भी सही है, यह भी सही है, छात्र का छात्रगण, ये भी सही है, आटा का आटे, इसमें कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा डी, कि आटा का आटे ये जो है सही नहीं है। क्यों? एक बार समझिएगा, जितने भी हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, कभी भी इनका बहुवचन जो है वही होता है। जैसे सोना क्या, यह भी मटेरियल नाउन है, तो सोना का बहुवचन क्या होगा? सोना ही होगा। इसी तरह आटा का बहुवचन क्या होगा? आटा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी धेनु का धेनु सही है, छात्र का छात्रगण सही है, ये सब सही है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का देखिए कोई बहुत स्पेसिफिक नियम में अगर आप जाएंगे तो मामला फंसेगा। आप सीधे इसको क्या करिए, एक सेंटेंस बना के कोशिश करिए, प्रयास करिए। हाँ, तो उसमें आपको पुल्लिंग नहीं है पूछ रहा है। जैसे बचपन, ठीक है, बचपन कैसा है? बचपन अच्छा है। समुद्र, ठीक है, समुद्र बड़ा है। कंबल दिया जाता है, ठीक है, या कंबल ओढ़ा जाता है। लेकिन वायु क्या है? वायु अगर हम इसका बनाएंगे तो वायु चलती है, वायु चलती है। तो इसमें क्या होगा? ये स्त्रीलिंग निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये पुल्लिंग नहीं है। तो ये समझ गए होंगे। 14 नंबर में कह रहा है कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब जब उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। अव्यय को ही क्या बोलते हैं?
अविकारी भी बोलते हैं, अविकारी भी बोलते हैं। बकिया संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, ठीक है, विशेषण हुआ, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे क्या? विकारी शब्द। ठीक, विकारी और अविकारी दो तरह के होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे विकारी। और अविकारी में हमारे जो है यहां से आ जाएंगे जो चार हमारे अभी हमने पढ़ा, तो उसमें से जो चार नीचे वाले हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अव्यय पे क्या हो जाएगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमने डिस्कस भी किया था उधर। अब देखिए 15 नंबर में क्या करा? दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है कि कैसा है। अब देखिए मनोरम है, तो मनोरम का मतलब क्या? संख्या तो दिख नहीं रहा, ऐसे ही हटा देंगे, परिणाम दिख नहीं रहा, इनमें से कोई है नहीं, तो गुण मतलब गुण को बता रहा है, मनोरम तो मनोरम हो जाएगा इसका। अब कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका क्या शुद्ध शब्द होता है? हमेशा कवित्री। कवित्री नहीं होता है, बहुत लोग इसको मारते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं होता, या तो होगा ही नहीं, कवित्री होता है, कवित्री। यहाँ पर छोटी की मात्रा और तब पर बड़ी की मात्रा होती है कवित्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर कह रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह? अब कभी भी अगर आप लिखते हैं माता और पिता तो हमेशा योजक चिन्ह ही तो लगाते हैं, तो माता और पिता के बीच में कौन सा चिन्ह हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। तो ये चीज आप यहां से देख लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 17 नंबर हमने देख लिया, कहां तक देखिए 17 नंबर देख लिया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का उच्चारण नहीं है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि इसमें जो उच्छिप्त है, उच्छिप्त क्या है? इसका जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण उच्छिप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्छिप्त या इसी को आगत व्यंजन बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका अड़ होता है, अढ़ और अढ़, ये दो शब्द आए बाहर से आए हुए वर्ड इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर इनको रखा नहीं जाता है। बकिया सघोष हुआ, अघोष हुआ, पारसी हुआ, उष्म हुआ, जितने भी व्यंजन हो गए, ठीक है, उसमें संघर्षी हुआ, इन सभी को हम क्या करते हैं? इसकी कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इन उच्छिप्त व्यंजन को हम इसमें नहीं रखते। इस बात को जरा सा ध्यान रखिएगा, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 में कह रहा है कि हिंदी की पहली सवाक मतलब बोलती फिल्म, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो 1931 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, इसका नाम था आलम आला। इसी को हम बोलते हैं पहली पहली बोलती फिल्म, भी इसी को बोला जाता है, पहली बोलती फिल्म या पिक्चर। ठीक है, पहली बोलती फिल्म भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज यहां से हो गया, आंसर इसका सी। अंधायुग किसकी रचना? सबको पता होगा किसकी होगी? धर्मवीर भारती की। अंधायुग रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की ये रचना है। 1955 में ये रचना की गई थी, 1955 में रचना हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उनकी कुछ और भी प्रमुख रचनाएं हैं, एक उसमें से एक महत्वपूर्ण रचना है देशांतर। इसको याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है कि देशांतर किसकी रचना है, तो देशांतर इन्हीं की रचना है। तो इस बात को आपने देख लिया। अब देखिए एक पैसेज का क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन आ गया? पैसेज संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो पैसेज संबंधित क्वेश्चन को पहले पैसेज पढ़ना पड़ता है, तो पैसेज के ऊपर पढ़ लीजिए, और उसी पैसेज से पढ़ने के बाद क्या होगा कि सारा आंसर हम फटाफट लगा देंगे। तो जरा स्पीड में पैसेज को पढ़ लीजिए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला। यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश को हाथ से क्या डाला? हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नौढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिल ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। बात को समझिएगा, थोड़ा सा साहित्यिक रूप से लिखा गया है, लेकिन अगर इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो क्यों जाएंगे? रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के अत्यधिक प्रेम के कारण। तो भाई के साथ उनका इतना अत्यधिक प्रेम था कि जिसके कारण उन्होंने क्या किया? जो है राम के साथ वनवास जाना उचित समझा और गए भी। ठीक है, भाई के साथ प्रेम भी उनका एक था कि, अरे माफ कीजिएगा, भाई पिता की आज्ञा का अर्थ होगा रामचंद्र की सेवा के लिए। तो रामचंद्र की सेवा के लिए उनका मेन उद्देश्य, तो जो
था ही, लेकिन मेन उनका क्या था, प्रेम सेवा कहाँ से आएगा, सबसे पहले पहले उनको जब भाई से प्रेम होगा तभी तो सेवा आएगा। तो पहले जब प्रेम आएगा तभी सेवा आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई से अत्यधिक प्रेम के कारण। जिसके पास प्रेम नहीं होगा तो सेवा करेगा कहाँ से। इसलिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कौन सा हमारे, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से उसमें रखिएगा कि कौन सा हम क्वेश्चन उसमें लगाएंगे, ठीक है। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को क्या दुख है, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, लक्ष्मण, ठीक है, जो पैसेज में हमको उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना होता है। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास चले गए, उर्मिला को लक्ष्मण से वियोग हो गया, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसमें लास्ट लाइन वही कहा गया था कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में क्या किया, कुछ भी नहीं लिखा। तो यही सबसे ज्यादा लेखक को दुख है। उर्मिला ने क्या बलिदान दिया, तो उर्मिला ने बलिदान नहीं दिया, देखा तो लक्ष्मण से विवाह करना कोई बलिदान तो होता नहीं, तो ये बलिदान नहीं दिया, बकिया क्या किया, अपनी बहन के सीता का वियोग सहा, राम लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ जाने का जो है बलिदान दिया, और सांसारिक सुखों का तो बलिदान दिया ही। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो अनौपचारिक पत्र, और एक दो तरह का पत्र होता है, एक होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, इसे हम बोलते हैं इसे अनौपचारिक बोलेंगे फॉर्मल लेटर, इसे बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या अंतर होता है कि जो औपचारिक पत्र, जैसे अगर कोई भाई है, ठीक है, अपनी बहन को पत्र लिख रहा है, कोई पिता है अपने बेटे को पत्र लिख रहा है, तो ये सब किसमें आएंगे, औपचारिक में, लेकिन माफ कीजिएगा अनौपचारिक में। लेकिन औपचारिक लेटर में क्या होता है, औपचारिक में एक एक डिग्निटी मेंटेन की जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, तो अनौपचारिक पत्र की अगर बात यहाँ पे करेगा, तो अनौपचारिक पत्र में जैसे बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को भेजा गया पत्र क्या होगा, अनौपचारिक। अपने बताया था भी कि इस तरह का जितने भी भाई बहन पिता बेटा इस तरह के जितने भी पत्र होंगे, ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक लेटर में आते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। और अगर हम देखेंगे औपचारिक पत्र में, तो जैसे मोहल्ले में अगर बिजली की समस्या हो गई और अगर अपने जिलाधिकारी को लिखेंगे, तो प्रॉपर एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि सेवा में श्रीमान माननीय महोदय जिलाधिकारी हमारे यहाँ, ठीक है, कृपया इस समस्या को सॉल्व करें, इस तरीके का पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि जो हमारा ये क्या है, औपचारिक लेटर है। जैसे प्रधानमंत्री के किसी देश में जाते हैं, या अपने देश में किसी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो देखते हैं उनका औपचारिक इसीलिए बोला जाता है कि इनका औपचारिक क्या किया गया है, स्वागत किया गया। मतलब कि एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल में जाकर के प्रधानमंत्री को उनकी अगवानी करनी होती है। कई बार देखते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ करके उनकी स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी एक नियम कानून किसी 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 प्रक्रिया के तहत अगर काम किया जाए, तो उसे हम बोलेंगे औपचारिक लेटर। क्लियर हुआ। अब कह रहा है 25 नंबर, आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब होता है कि कष्ट का अनुभव होना। जब बहुत कष्ट होता है तो आटे आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है, इस बात को समझिएगा किस प्रकार का अलंकार है। तो 26 नंबर में कैसा अलंकार हो जाएगा, विभावना है नहीं, वक्रोक्ति है नहीं, वक्रोक्ति है नहीं, वक्रोक्ति है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। क्यों कह कि इसमें उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार में सदैव तुलना की जाती है, ठीक है। सदैव जब भी उपमा अलंकार कहाँ होता है, जब भी रूप रंग या गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाएगा, तो वहां पर उपमा अलंकार होती है। तो यही कह रहा शो शिवधनु मृणाल की नाई, मतलब उसकी नाई, मृणाल की नाई मतलब वहां पर क्या करिए, उसकी तुलना उसकी समानता को प्रकट किया रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी, उपयुक्त में से कौन सा रस है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसा रस है। तो आपको देख के लग रहा है अखिया हरि दर्शन को, मतलब कि वियोग जैसा मामला निकल के आ रहा है कि आंख जो है हरि के दर्शन के लिए क्या है, भूखी हुई है, तो वियोग का मामला निकल के आ गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अगर आप सही से तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, शुद्धिकरण जो क्वेश्चन है, शुद्धिकरण में क्या करना होता है कि जैसे कई सारे पैरा दे देंगे, कई सारे लाइन दे दिए, अब उसमें क्या है आपको शुद्ध करना है। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य को चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, आपका पत्र सधन्यवाद, यही गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम, ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनेकों नाम बहुवचन नहीं होता है इसका, अनेक नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम
इसका सही होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं होता है, क्या होता है? अस्त्र होता है। ठीक, अस्त्र। शस्त्र क्या होता है? जिसे फेंक करके मारा जा सके, फेंक करके मारा जा सके, उसे बोलते हैं क्या? शस्त्र। और अस्त्र मतलब जो अपने हाथ में रख करके ही पकड़ के चलाया जा सके। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 29 नंबर का अष्टाध्यायी शब्द कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में अब अगर आप समास पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको क्लियर होगा कि जहां पर भी नंबरिंग आ जाए, अष्टाध्यायी या सप्त बहुभुज, ठीक है, सप्तऋषि, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर द्विगु समान होता है। ठीक, और ये आप जानते ही है कि बहुव्रीहि में क्या होता है? बहुव्रीहि में जो है आपका थर्ड पर्सन जो है आपका प्रधानता हो जाती है। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। और कर्म धारा में दूसरा पद प्रधान होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे इसका डिस्कशन भी क्या होता जाएगा? होता जाएगा। तो इसी तरह जैसे अगर आपका कुछ और उदाहरण भी ले लेंगे, जैसे पंचवटी होता है, बहुत फेमस है यार, पंचवटी होता है। ठीक है, पंचवटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से रखिएगा। पंचवटी हो गया, या त्रिगुण को अगर हम ले लें, त्रिगुण ले लें, तो ये सब जितने भी होते हैं ये सब हमारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन भी है आज का। तो हिंदी का आखिरी क्वेश्चन क्या करा? जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। अकिंचन बोलेंगे, कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलेंगे। बाकी किंचित होगा नहीं, अलभ्य होगा। अलभ्य मतलब, लभ्य मतलब होता है इसके पास कुछ सुलभता हो, इसके पास कुछ सुलभ ना हो तो अलभ्य बोलेंगे, मतलब जो आसानी से कोई चीज मतलब पा ना सके। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। ठीक, तो इस बात को आप समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अब आइए देखिए, अब इसके नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमने लगा लिया आपका हिंदी का। अब 31 नंबर से हम क्वेश्चन लगाएंगे रीजनिंग का। ठीक है, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएंगे। रीजनिंग क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी साथ साथ लगाएंगे। 31 कह रहा है, दो कथन दिए हुए हैं और उसका निष्कर्ष कि सभी कुत्ते क्या हैं? कह रहा है, देखिए इसका जरा पेन ले लें। सभी कुत्ते क्या हैं? कह रहा है कि सभी कुत्ते जो हैं, सभी कुत्ते क्या हैं? सभी जो कुत्ते थे ये शेर हैं। सभी कुत्ते शेर हैं, और सभी शेर को क्या करा है? जो सभी शेर हैं ये क्या है? सभी शेर बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते शेर हैं और सभी शेर बिल्लियां हैं। अब हमने बना लिया। अब इसका निष्कर्ष देखिए, कर रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां के अंदर हैं ही, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली तो कुत्ते होगा नहीं, क्योंकि जब सभी कुत्ते बिल्ली हो गया और सभी बिल्ली कुत्ती कहां से अपोजिट होती है? ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 31 की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या बोला है? अ, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं 31 नंबर में। ठीक है, हाँ, सभी बनाइएगा, सभी कुत्ते शेर हैं। अच्छा, और सभी शेर क्या है? बिल्लियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली हो गए। और यहाँ पे कह रहा है कुछ है, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ है। हाँ, कुछ बिल्लियां क्या हैं? तो कुछ बिल्लियां, हमें हमें लगा कि अगर ये बोल दे कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं तब गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां तो कुत्ते होंगी ही। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, क्योंकि जब सभी कुत्ते क्या है? बिल्लियां हैं, तो जितना ये वाला पार्ट है इतना वाला पार्ट तो बिल्ली है ही, इसीलिए कुछ बिल्लियां क्या है? कुत्ते। इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब दोनों परिणाम देते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे संख्या दी हुई है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें लुप्त संख्या क्या करना है? बतानी है कि यहाँ पे कौन संख्या होगी। तो एक ऑर्डर इसमें आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए -7 है, -3 है, यहाँ पे मान लीजिए x मान लेते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 15 है। तो अब देखिए किस क्रम में ये आगे बढ़ रहा है, इसी चीज को हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम इसमें -7 में अगर हम प्लस क्या करें, इसमें अगर हम +4 जोड़ दे, +4 जोड़ दे तो -3 आ जाएगा। फिर अगर हम इसमें फिर क्या करें, +4 के बाद अगर हम +5 जोड़ दे, +5 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, मतलब फिर उसके बाद अगर हम +6 जोड़ दे तो प्लस छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद +7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 7 15, मतलब कि 4 5 6 7, मतलब ये ऑर्डर है कि +4 +5 +6 +7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप लगा भी रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कथन कथन वाला है, कथन और तर्क वाला है। कथन तर्क में अगर हम चले 33 नंबर में, तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन का जो प्रोत्साहन है उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए। तो अब अपने दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो सरकार को प्लास्टिक का
जो उत्पादन है उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। अब इसमें जो तर्क दिया उसमें समझिए, हाँ इसे सरकार का राजस्व पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2022 से क्या है, प्लास्टिक बैन कर दिया है खुद ही, ठीक है। तो अगर इस राजस्व का मामला, हर जगह राजस्व का मामला देखा नहीं जाए क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू है, तो ये वाला तो होगा राजस्व के लिए हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते जो इन्वायरमेंट को नुकसान करे, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, बिल्कुल। अगर हम इसको बढ़ावा दे देंगे, प्रोत्साहन दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उद्योग लगेंगे, प्लास्टिक उद्योग, और उनसे जितनी भी मलबे, जितनी भी गंदगियां निकलेंगी, उससे पर्यावरण नुकसान होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें केवल 2 मजबूत है, एक की कोई बात यहाँ है नहीं। तो और इसका आंसर और कोई होगा नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को अगर हम सॉल्व करें तो 34 देखिए, 34 को आपको लगाना है, क्या करना है, किस क्रम में है, किस ऑर्डर में है, इसके नेक्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लगाने के लिए देते हैं इस तरह के, तो इस बात को समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, एनिमेट लिखा हुआ है, ठीक है, एनिमेट लिखा हुआ है, एनिमेट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, AERATE, फिर CAST, कास्ट, सेटअप, आइटम्स, कुछ भी लिखा है, इससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि किस क्रम में, किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज को अगर आप यहाँ देखेंगे तो सब में एक वर्ड कॉमन मिल रहा है, टी। देखिए यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी। तो इसका मतलब है कि टी के पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर टी के पहले देखेंगे तो 1 2 3 4 लेटर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर टी के पहले 3, टी के पहले 2, यहाँ पर टी के पहले 1। इसका मतलब जो अगला वाला होगा वो टी से ही स्टार्ट होगा। तो जो भी टी से स्टार्ट होगा उसको आंसर आप मार दीजिए। इसमें देखिए कई तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर जैसा सीक्वेंस बना है उस तरीके से। कई बार इसमें क्या करता है कि जो डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं उस तरीके से भी अरेंज करके दे देता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक वेन डायग्राम दे दिया गया, आरेख दे दिया गया है। इसमें कुछ चीजें दे दी गई हैं कि उन अभिनेताओं का कर रहा है कि उस समूह को पहचानना है जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक तो हो लेकिन क्या हो, इंजीनियर नहीं हो। अब देखिए गायक होगा तो इसका मतलब इस वाले सर्कल में तो होगा ही भाई, इस वाले सर्कल में तो होगा ही, लेकिन क्या है, इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब इस वाले सेक्शन में हमको क्या करना है, नहीं होना है। इंजीनियर यहाँ तक है, इसमें नहीं होना है, इसमें नहीं होना है। तो इसका मतलब कौन सा बच गया, सिर्फ बी ही तो बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे से लगाया। अब आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, जरा आप लगाइएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। यूथ पब्लिकेशन के जो सीरीज हैं, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा इसका करा दिया जाए। तो 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहित, रोहन और रानी, 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस की भुगतान के लिए कतार में है। तो रोहित कतार में आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। रोहित कतार में क्या है, आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। अगर हम देखेंगे तो 9वें स्थान पर है कौन, रोहित। फिर उसके बाद कह रहा है रानी अंत से, इधर अगर अंत से देखेंगे ये रोहित है, ये रोहित है। अगर हम रानी को देखेंगे तो अंत से कहाँ है, 14वें स्थान पे है, ठीक है, 14वें स्थान पर है। फिर कह रहा है रोहन और रानी के बीच कितने छात्र हैं, रोहन और रानी के बीच कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। इसके बीच रोहन, ये रोहित है, ये रोहित है, ये ध्यान रखिए ये रोहित है। लेकिन अगर इधर इधर बीच में कहीं रोहन भी होगा तो रोहन और रानी के बीच में कितने छात्र हैं, तो आप लिखेंगे कि रोहन और रानी के बीच में कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कह रहा और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र है। तो अब यहीं से देखिए क्लू निकला कि रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र है। मगर मतलब अगर यहाँ पे अगर रोहन है और यहाँ पर रोहित है, यहाँ पर रोहित है, तो इसके बीच में कितने छात्र, 5 छात्र। और इधर कहीं अगर रानी है तो इनके बीच में कितने छात्र, इनके बीच में कितने छात्र, 4 छात्र। माफ कीजिएगा, यहाँ रोहित करिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ रोहित करिएगा, यहाँ रोहित करिएगा, तो यहाँ रोहन करिएगा, यहाँ रानी करिएगा, ठीक है। तो इनके बीच में 5 छात्र, इनके बीच में 4 छात्र, ये आपने देखा। फिर कह रहा है कि अगर रानी आरंभ से 20वें स्थान पर हो जाए, रानी आरंभ से, अंतिम से देखिए 14वें स्थान पे थी, और आरंभ से अगर ये 20वें स्थान पर हो जाएगी तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर रानी को हम क्या करेंगे, आरंभ से 20वें स्थान पर कर देंगे और अंत से 14वें स्थान पर हो गया आएगा। तो इसका मतलब है कि आरंभ से रोहित का कौन सा स्थान था, आरंभ से देखिए ये 9वें स्थान पर है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कतार के अंत में रोहन का स्थान कौन सा पूछा है कि तो कतार के अंत में रोहन का स्थान कौन सा होगा। तो अब जरा से इसको निकालिए, कौन सा स्थान आएगा, तो कतार के अंत से रोहन का स्थान कौन सा आएगा, 19वां स्थान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 20वां स्थान इसका है, किसका, रानी का 14वां स्थान है, और आरंभ से इसका 20वां स्थान है, ठीक है। और इन रोहित और रोहन के बीच में 5 छात्र,
और रोहन और रानी के बीच में कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 19 छात्र है। इसको आराम से कैलकुलेट करिएगा, निकाल के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर को जरा बता दीजिए। एक मिनट, इसका ऑर्डर बताइए कौन सा इसमें ऑर्डर होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसे ये ऑर्डर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब इसके साथ 3 आंसर दिए हुए हैं, तो कह रहा है इसका पैटर्न फॉलो कौन सा कर रहा है। तो जरा देखिए, ये आपका ऐसे है, फिर इसके बाद देखिए नीचे है, फिर उसके बाद ऐसे है, फिर नीचे है, फिर इधर की तरफ 45 डिग्री है, फिर इसके बाद देखिए 90 डिग्री पे है। तो अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा आपको आंसर देखने को मिलेगा। 37 में अगर आप जाएंगे तो बी, मतलब दूसरा नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए इसी ऑर्डर मिल रहा है, पहले ऐसे है, फिर नीचे की तरफ है, फिर 90 डिग्री है, फिर नीचे है, फिर 45 डिग्री है, फिर 90 डिग्री अब इधर है बैक साइड में। तो इसका आंसर देखने को मिल जाएगा कौन? बी। तो इसको लगाने का भी प्रयास करिएगा आप लोग, हम बताते चले जा रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में। फिर आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ है कि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल पीने के लिए क्या है, बाध्य हैं या मर जाते हैं। ठीक है, प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल पीने से क्या है, मर जाते हैं। तो अब इसके लिए कार्यवाही क्या करेंगे। अब बताइए सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कथन ऐसा दे दिया तो सरकार को तुरंत प्रभावितों क्या करना चाहिए, प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि लोगों को जल पीना बंद कर दे। ये तो बिल्कुल गलत है, तो पहले इसको एलिमिनेट कर दिए, 3 नंबर जिस पे इस पे है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय सहायता प्रदान करना प्राथमिकता नहीं होगी। प्रतिवर्ष अगर लोग मर रहे हैं दूषित जल पीने से, तो लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल पीने के लिए क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी आंसर आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि यदि कोई पानी की टंकी यदि कोई पानी की टंकी यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग क्या है, 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। मतलब कोई अगर इस तरह टंकी है, 3/16 भाग भर रहा है, तो इसका मतलब आप यह देखिए कि कितना भाग खाली है। खाली भाग कितना होगा, अगर इसको आप एक में से घटा देंगे तो इसका मतलब आपका आ जाएगा क्या, एक में से अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 13/16 भाग। 13/16 भाग ये खाली है। आप लिखेंगे कि जब अगर अगर 39 का अगर हम इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 13/16, तो वही चीज इसमें लिखेंगे कि 3/16 भाग कितना देर में भर रहा है। 3/16 भाग यहाँ पे भर रहा है, 3/16 भाग भर रहा है 15 मिनट में। तो एक भाग कितना देर में भरेगा, तो एक भाग का हम यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 भाग का अगर हम निकाल लेंगे तो 15 गुणे 3/16। अब हम कितने का निकाल लेंगे, 13/16 का निकाल लेंगे। तो 13/16 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे 13/16, तो ये उलट जाएगी इधर आकर के, 16 बटा क्या हो जाएगा 13, तो 16 से 16 कटेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3×5 = 15। कहाँ कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 13/16 और यहाँ पे क्या होगा बटा 16, सॉरी एक मिनट यहाँ ये देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम निकालेंगे कोई टंकी कितना है, 3/16 भाग 15 मिनट में भर रही है। 3/16 भाग 15 मिनट भर रही है। तो अगर हम एक भाग का अगर हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, एक भाग या 13/16 भाग का डायरेक्ट अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 13/16 भाग कितना देर में निकालेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 15 और गुड़े, ठीक है, गुड़े ये जो इधर था इसका भाग करेंगे 1 बटे निकालने में, तो 16/3 हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे 13/16। इसका मतलब है कि 16 कटेगा, 3 बचे के 15 और 13×5 = 65। तो 65 मिनट में क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 मिनट। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 39 को देखा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार बच्चों की आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है, और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का क्या है, अंतर है। मतलब 4 बच्चे हैं, अगर ए बी सी और डी, इन दोनों में 4-4 वंश का सब में क्या है, अंतर है सब में एक दूसरे से। अगर मतलब इसका 4 है तो इसका 8 है, तो इसका 12 है, तो इसका 16 है। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए।
तो अगर हम इसको सामान्य तरीके से करें तो सबसे पहले बच्चे की आयु क्या मान लेंगे? सबसे पहले बच्चे मान लो अगर ए है तो उसका x मान ले। अगर x मान लेंगे तो हमने बताया कि दूसरे वाले क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x प्लस 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। यही तो होगा, x प्लस 12 हो जाएगा। इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, क्योंकि इन सभी के आयु का योग कितना है, 60 है। तो अगर हम इसको जोड़ देते 1x 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x 4x, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। अब प्लस इसको जोड़ दीजिए, 12 8 20 और 20 से 4 24। तो 4x और प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 60। उधर जाएगा घटेगा, तो 4x में से 24 अगर घटेगा तो 24 36 और 30 मतलब 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 9 36। x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो यही तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा वाले की, तो सबसे छोटा वाले का हमने x माना था। अब इसमें से जिसका पूछता, मान लीजिए अगर इसका पूछता 16 और 9 क्या होता, 25 हो जाता। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अब ये देखिए डाइस पे क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैगनी के सामने कौन सा रंग है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कभी भी इसमें दो कॉमन देख लेंगे कि दो कॉमन किसमें किसमें है। तो बैगनी वाला पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो बैगनी अगर पूछ रहा है तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए बैगनी किसमें किसमें है। बैगनी के सामने देखिए अगर हम पर्पल रेड और ब्लू ले लें, ठीक है, पर्पल और पर्पल मतलब बैगनी, रेड और ब्लू ले ले। अब इसमें भी ब्लू और रेड ले ले, तो ये ब्लू और रेड, ब्लू और रेड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब जो अनकॉमन हो गया पर्पल के सामने क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए ऊपर है, बस ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए येलो, अभी हमने देखा था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी दो कॉमन अगर निकल जाए तो जो अनकॉमन बचेगा वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक आपका पजल है कि इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इसको कोई भी ऑर्डर देख लीजिए कि क्या ऐसे ऑर्डर बन रहा है या ऐसे ऑर्डर बन रहा है, कभी इसी तरह से ऑर्डर बनते हैं। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ 65 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको देखिए तो 13 में 2 का क्या गया है, गुणा किया जा रहा है। 13 दूनी 26 और 4 क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह इसका क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसको प्लस किया जा रहा है। 15 चौका 60 5 65। इसी तरह 12 पंजे 60, 60 8 68। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, ये भी आंसर हो गया। आइए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़े तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कथन और वही निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष को कैसे करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि थोड़ा पेन ले लेते हैं फिर करते हैं ये। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सभी ग्रह, इसको भी बनाते हैं। सब यहाँ पे पहले ग्रह बना लीजिए, जितने भी ग्रह हैं क्या हैं, सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं। अब कह रहा है सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है। ये चंद्रमा बाहर वाला हो जाएगा, सभी तारे क्या है, चंद्रमा है। तो ये दोनों हमने स्टेटमेंट बना लिया। अब निष्कर्ष देखेंगे कि कुछ तारे क्या हैं, ग्रह हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सभी ग्रह तारे हैं तो कुछ कुछ जो है तारे क्या होंगे, ग्रह होंगे। जितना ये ग्रह है उतना तो तारे होंगे। तो ये कह रहा है कि कुछ तारे क्या है, ग्रह है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, ये निष्कर्ष सही है। फिर कह रहा है कुछ चंद्रमा क्या है, ग्रह है। तो कुछ चंद्रमा ग्रह है। अब देखिए इतना तो ग्रह जो चंद्रमा है ही, तो इतना इतना चंद्रमा ग्रह है। तो वही कह रहा है कि कुछ चंद्रमा क्या है, ग्रह। इसका मतलब ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि दोनों इसमें जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब आइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 44 की तरफ। देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी देखिए पहला सीरीज है, इसके बाद जैसे जैसे अगला नेक्स्ट सीरीज आएगा उसी तरह हम लोग बेहतर और अपना डिस्कशन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए नंबर 44 पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृणभक्षी बाघों और जानवरों के बीच संबंध बताने वाला भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कौन सा इसमें होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि तृणभक्षी का मतलब क्या होता है। तृणभक्षी का मतलब होता है जो घास फूस खाते हो, ये घास फूस खाते हो। ठीक है, घास फूस खाते हो, इसका मतलब कि कह सकते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी हो गए। और बाघ क्या है, एक मांसाहारी है। तो ये शाकाहारी और ये मांसाहारी, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, लेकिन होंगे दोनों क्या, जानवर ही तो होंगे। तो शाकाहारी, मांसाहारी और जानवर के अंदर, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आइए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर किस पे, 45 की तरफ चलते हैं। देखिए 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि पेन ले ले, हाँ, कथन कह रहा है कि गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, गुणवत्ता का एक मूल्य होता है और भारत शिक्षा के लिए काफी धन आवंटित कर रहा है। ये तो कथन हो गया। अब जरा निष्कर्ष में हम चलेंगे
तो निष्कर्ष देखें कि निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। कह रहा है गुणवत्ता का एक मूल्य होता है और भारत शिक्षा के लिए काफी धन आवंटित कर रहा है। निर्णय कह रहा है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो बिल्कुल, अगर भारत शिक्षा के लिए अगर धन आवंटित करेगा तो क्या होगा, शिक्षा में सुधार तो होगा ही निश्चित रूप से, इसका मतलब यह सही है। अब इसका दूसरा नंबर इसका निर्णय देखते हैं कि केवल कभी भी रिजिड, कभी भी आंसर में अगर रिजिड आ जाए केवल बस, तो हमेशा वो जनरली गलत ही होता है। कह रहा है केवल निधियन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया सकता है। यही एकमात्र रास्ता नहीं है कि केवल धन आवंटन करके ही शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे धन दिए जाते हैं बहुत सारे स्कूलों में, लेकिन वहां पे शिक्षा गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। शिक्षा गुणवत्ता बढ़ती है दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, आत्मसंकल्प से, आत्मसंकल्प से, आत्मविश्वास से, ठीक है, लगन से, इन सबों से बढ़ती है। तो केवल यहाँ पर टर्म रिजिड कर देता है। हाँ, यह एक माध्यम जरूर हो सकता था, तो इसके मतलब ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब जरा सा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 45 हमने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सामान्य जानकारी की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सामान्य जानकारी की तरफ। और सामान्य जानकारी की उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ में बड़े आसानी तरीके से लगाएंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ चीजें जरूरी होंगी, तो उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 46 क्वेश्चन को कह रहा है कि जोरवे कल्चर, जो आप जब पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें आप जानते होंगे कि एक जोरवे संस्कृति था जिसमें जो शवों को दफनाने की एक कला थी। ठीक है, जो महाराज जो अपने शवों के साथ क्या करते थे, कुछ बर्तन को दफनाते थे, कुछ लोग कुत्तों को दफनाते थे, कुछ लोग पूर्व से पश्चिम, कुछ लोग उत्तर से दक्षिण शवों को दफनाते थे। उसी तरह एक कला था जोरवे कल्चर, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या था, प्रचलित था। कहाँ पे प्रचलित था ये, महाराष्ट्र वाले रीजन में प्रचलित था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम बोलते हैं जोरवे संस्कृति। और ये किस समय में था, तो ये ताम्र पाषाण कालिक जो संस्कृति थी, ताम्र पाषाण 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 कालीन जो संस्कृति थी, उसी के समय जोरवे संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, और यह जो है अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा प्रचलित था वहां पर। उसमें और कुछ जगह देखेंगे, जैसे जगह पे तो आपका इमाम गांव हो जाएगा, इमाम गांव हो जाएगा, इमाम गांव, और नासिक हो जाएगा, नासिक है, यहाँ पर भी प्रचलित था। और एक आपको पता है कि हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद में भी ये संस्कृति प्रचलित थी, जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो यह संस्कृति आपको देखने को मिली कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, कह रहा है कैवल्य, कैवल्य का संबंध क्या होता है और कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य का संबंध देखिए ज्ञान से है। किससे, ज्ञान से है। जब महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सब लोगों को पता होगा कहां पर, ऋजुपालिका नदी के पास, ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी कहाँ है, बिहार में है। तो ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसको, महावीर स्वामी को। ठीक है, और कब हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, तो 12 वर्ष के पश्चात उन्होंने क्या कर दिया था, अपना गृह त्याग दिया था, गृह को त्याग दिया था, घर को, और 42 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी में ये पूछ रहा है कवल्य की प्राप्ति मतलब किस धर्म में माना जाता है, तो जैन धर्म में। और कैवल्य का मतलब क्या होता है, वही ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर। अब देखिए ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य किया गया था, किस वर्ष में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1928 में ये गठन हुआ था। ठीक, 1928 में गठन हुआ था। जब इसमें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो गठन हुआ था कहाँ पर हुआ था, इसका गठन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर, तो फिरोज शाह कोटला मैदान है, स्थान है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्थान है, वहां पर इसका गठन किया गया था। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसमें आप सब लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद इसमें अग्रणी नेता थे। बाद में इसमें भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा जैसे जो क्रांतिकारी थे इसमें इन्होंने जुड़े थे। ठीक है, तो ये आपका HSRA है। ठीक, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी है। ठीक है, उसका गठन 1924 में भी हुआ था। तो ये चीज आपको पता होगा जब इतिहास आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये चीज यहाँ पर आंसर क्या पूछ रहा था, इसमें हो जाएगा 1928 में। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन था, माउंटबेटन तो थे नहीं, आपको पता है उसमें भारत के ये भारत जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे। विंस्टन चर्चिल थे नहीं, कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। किस, ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, उदारवादी दल के नेता थे। कौन, क्लेमेंट एटली।
तो क्लीमेंट एटली के संबंध में आपका इनका थोड़ा सा कार्यकाल याद रखिएगा कि 1945 से लेकर के 1951 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। 1945 से लेकर 1941 तक ये रहे हैं, लेबर पार्टी के ये संस्थापक रहे हैं, लेबर पार्टी के संस्थापक रहे हैं, और जब भारत आजाद हुआ तो उसमें इनकी सरकार थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए जरा सा हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है कि देवमाली, तो पढ़िएगा, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की है? तो इस अगर इसका आंसर आप लोग देना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या देंगे? कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, असम का, बिहार का, उड़ीसा का। तो आप कहेंगे कि देवमाली, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि स्पेशल क्वेश्चन पूछ दिया अलग से, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से आप अध्ययन करेंगे भूगोल का तो आपको समझ में आएगा देवमाली चोटी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, देवमाली चोटी आपका पूर्वी घाट में उड़ीसा पर है, और यह जो है उड़ीसा राज्य क्या है? सर्वोच्च चोटी है, इसीलिए पूछ लिया है। उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है, ये सर्वोच्च चोटी है, और कोरापुट जिले में है, ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और कोरापुट जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 51 नंबर कह रहा है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? तो भरपूर मात्रा में थोरियम मिलता है। केरल की अगर हम समुद्री तट की रेत की बात करेंगे तो भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा? थोरियम मिलेगा। और इसका जो है मोनोजाइट, इसका एक प्रमुख अयस्क है। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट, मोनोजाइट एक प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। ठीक, मोनोजाइट का मुख्य किसका? थोरियम का। तो थोरियम का प्रमुख अयस्क कौन है? मोनोजाइट। थोरियम तथा अन्य जो विरल मृदाएं होती है उसी के फॉस्फेट में क्या रहते हैं? ये रहते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 29 अगस्त 1947, डेट भी याद रखिएगा, 29 ऑफ अगस्त 1947। ठीक, इसी दिन जो है अंबेडकर को जो अध्यक्ष प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष बनाया गया था। और आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे तो इसमें 6+1 का जो है ये समिति थी, मतलब 6 सदस्य थे और एक क्या थे? अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। और 6 सदस्य कौन हो गए? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर हो गए। दूसरे नंबर पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। तीसरे नंबर पे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो गए। और अगर हम चौथे नंबर देखेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। और पांचवें नंबर पे देखेंगे तो एन माधवराव। ठीक है, ये बाद में जो बीएल मित्र थे उनके स्थान पर ये एन माधवराव आए थे। और छठवें नंबर पर आप देखेंगे तो सबसे पहले थे डीपी खेतान थे, लेकिन डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णामाचारी को जो है नियुक्त किया गया था। तो 6 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो या डालना हो, कुछ भी आप करिए, तो इसकी ऐसा शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। क्या है? एक मिनट, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची निकालना हो, निकालने का जो है आपका किस शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। संविधान का आर्टिकल है ये कौन सा? 342 क्लास ऑफ 2। ठीक है, ये इसी के तहत संसद को प्राप्त है, जो है ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भी अगर जनजाति अनुसूचित जनजाति को क्या करना, अगर उससे निकाल करके ओबीसी या जनरल में डालना है तो ये संसद काम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी जनजाति है, अगर कोई जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो घोषित करने का जो काम है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। घोषित करने का काम राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अगर हटाना है, निकालना है कि अब इनका उत्थान हो चुका है, अब इनको हटा करके दूसरी जाति में डाल देते हैं, तो ये काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको स्लाइड ऊपर करते हैं फिर बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए चलते हैं। 53 क्वेश्चन हो चुका है। 54 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यह भी। कह रहा है कि 54 क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट पेन लेते हैं। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधि कार्यकाल कितने साल तक होता है, मतलब कितने वर्ष तक होता है? तो कितने साल तक होता है आप सब लोग पता है कि 5 वर्ष तक का एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को अयोग्यता संबंधित है? मतलब कि अगर कोई दल बदल कानून से संबंधित है, मतलब कि अगर कोई भी लीडर है अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे में जाता है तो संसद की जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन उसमें भी एक नियम है कि अगर अपनी पार्टी का 2/3 बहुमत से जाता है
2/3 बहुमत जाता है तब उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि भी महाराष्ट्र हुआ और कई भी ऐसे राज्यों हैं जहां पर पूरी पूरी दल ही खत्म हो गई। जैसे शरद पवार वाली पार्टी थी, अब देखेंगे अजीत पवार में उनके जो संसद चले गए पूरे, और अब उन्हीं को जो है मेन आपका एनसीपी माना जा रहा है। तो ऐसा होगा अगर आपकी पूरी पार्टी का इतना प्रतिशत चला गया तो आपका क्या होगा, वो आपका जो है अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस अधिनियम के तहत या विधानसभा संसद की सदस्यों की अयोग्यता को क्या करेगा, संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में, 1985 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इसी समय जो है आपका ये नियम लाया गया था और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो संसद की अयोग्यता संबंधित, दल बदल नियम इसी को बोला गया, दल बदल कानून है उसी संबंधित था। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा था। ठीक है, अब आइए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड, 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, द लेंडर ऑफ द लॉर्ड रिसोर्ट कहा जाता है। ठीक है, द लेंडर ऑफ द लॉर्ड रिसोर्ट कहा जाता है। द लेंडर ऑफ लॉर्ड रिसोर्ट का मतलब होता है अंतिम उधारदाता। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे हम, अंतिम उधारदाता। उधार दाता मतलब कि कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा है, बैंकों से नहीं मिल रहा है। ठीक है, सब जगह आप दौड़ लिए, ठीक है, अपने पड़ोसियों के पास दौड़ लिए, बैंकों के पास दौड़ लिए, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ से बैंक मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल बैंक। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई, 1930। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 57 का आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप, मतलब प्रक्रिया की गति देने के लिए ही इसको अपनाया गया था। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को जो है अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो उसी समय इसको अपनाया गया। और इसमें जो अधिकतर जितने भी उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है, आप देखेंगे इसी में सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास हुआ और लाइसेंसों की आवश्यकता क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। जो बहुत महत्वपूर्ण लाइसेंस जिसके लिए बहुत अनिवार्य हो उसी के लिए बस रखा गया, जैसे कि डिफेंस, रक्षा सेक्टर रहा, कुछ ऐसे सेक्टर जो सेंसिटिव थे उसी लिए, बाकी जो अननेसेसरी की लाइसेंस प्रणाली थी उसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। 58 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने ही, आपको पता है कि ब्लैक होल से इनका संबंध है। ठीक है, ब्लैक होल से संबंध है। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को क्या किया था, 2 जनवरी 1950 क्या 4 को क्या किया था, भारत रत्न को स्थापित किया था, भारत रत्न को। और उसके बाद पहली बार अगर किसी को दिया गया तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ही दिया गया। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया साथ में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। आइए 59 क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अति लघु तरंगों का विकास का आविष्कार किया। तो 59 में अगर आप आंसर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, जेसी बोस। जेसी बोस को देखिए, ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बोस इनका नाम है। क्या नाम है, जगदीश चंद्र बोस। यह एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक, इन्होंने ही अति लघु जो रेडियो तरंगे थी उनका क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 हो चुका है और अब अगर हम 59 की तरफ चलते हैं। देखिए 59 क्या कह रहा है, सॉरी 58 हुआ कि नहीं, हाँ 58 हो चुका, 59 हो चुका और 60 की तरफ चलते हैं। देखिए ये सबको पता होगा कि एक मिनट पेन ले लेते हैं, एक मिनट पेन ले लिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो आप सब लोगों को पता होगा कि इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गया ये, सिकोर्स्की ने। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, तो इनका पूरा नाम था, ये अमेरिका जो है विमानन क्षेत्र की जो है कंपनी है। ठीक है, और इनका नाम इवानोविच सिकोर्स्की था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है कि हाल ही में, देखिए करंट क्वेश्चन है कि प्रिट्जर का जो है आर्किटेक्चर, जो प्रिट्जर अवार्ड है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह 2023 का जो अवार्ड है किसको दिया गया, 61 का देखिएगा, तो ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। डेविड चिपरफील्ड जो है
उनका जो है वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और ये जो है लंदन में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? लंदन में इनका जन्म हुआ है। लंदन में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनको ये योगदान दिया गया क्योंकि इन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया है। अब देखिए 62वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक को पूछा है इसने। क्या पूछा है? निर्देशक किसके? शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का। तो इसकी कार्तिकी गोंजाल्वेस है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री जीता किसने था? द एलिफेंट, सबको पता होगा, द एलिफेंट विस्पर्स ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आसान आपको पता होगा। लेकिन अगर सॉन्ग के लिए पूछता तो द नाटा नाटू, द नाटू नाटू, ठीक है, एस राजमौली वाला हो जाता तो वहां पर वो वाला आंसर हो जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका 62। अब आइए 63 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री और सॉरी पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो यह किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। पथश्री रास्ताश्री की योजना को शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, इनका क्या करना? विकास करना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लाइड नीचे करते हैं। 63 क्वेश्चन में लगाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और आसानी से डिस्कशन भी कर रहे होंगे, साथ दे रहे होंगे और इसका आंसर भी दे रहे होंगे। आइए 64 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन, नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? एक्चुअली आर्टेमिस मिशन 2 है ये। ठीक है, आर्टेमिस मिशन 1 हो चुका है, तो आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर चंद्रमा से है। किससे है? चंद्रमा से है। ठीक है तो आर्टेमिस मिशन 2 को नासा और कनाडा की स्पेस एजेंसी है, वो मिल करके क्या, कब तक इसका समय दिया गया है? 2024 तक इसको क्या करना है? जो है प्रक्षेपित कर देना है। ठीक है, और इसके लिए 4 यात्रियों को, यह भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए 4 यात्रियों को नियुक्त किया, मतलब सिलेक्ट किया गया कि 4 यात्री जो है इसके साथ क्या करेंगे? इस मिशन पर जाएंगे। इसमें 1 लेडीज है और 3 पुरुष है, तो 1+3 का ये रेशियो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि 65 में कह रहा है कि अप्रैल 2023 में डब्ल्यूएचओ ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ये पीसीएस में या ग्राम विकास अधिकारी में शायद वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान को डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? 2023 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। जबकि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत ने अपना मलेरिया मुक्त का जो अभियान है उसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? जो लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे 2030 रखा है, 2030 रखा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हमने 65 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। यहां तक हमने 3 सेक्शन को हमने देख लिया है। ठीक, क्या क्या हमने देखा? हमने हिंदी को देखा, हमने रीजनिंग को देखा और हमने क्या देखा? जीएस को देख लिया। ठीक है, जीएस वाले सेक्शन को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ से? कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बच गए हैं, तो अब यहाँ पे आगे हम इसको भी देख लेंगे। अब आइए कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर का, एक मिनट पेन ले लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? ठीक है, ये आपकी 66 नंबर है। कौन सा नंबर है? 66 नंबर है कि कौन सा इसमें जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आप सब लोगों को पता हो कौन सा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको इसका नाम ही है। सीपीयू क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो अगर आप देखेंगे तो दूसरी पीढ़ी से ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी से ट्रांजिस्टर, जिसे अर्धचालक युक्त है, और जो है यह, अगर इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1956 से 64 तक ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में आपका अगर हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का उपयोग, पहला वाले में आप देखेंगे वैक्यूम वाला था। ठीक, इसी तरह अगर आप देखेंगे थर्ड जनरेशन आईसी चिप का होने लगा, तो ये सब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 68 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 68 क्या कह रहा है कि मानव कृत्रिम की यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? आपको सबको इस समय पता है, सबसे ज्यादा इसमें क्या चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही जमाना है।
तो मानव बुद्धि मतलब कि जो ह्यूमन जो आपका क्या है मस्तिष्क है, ठीक है, तो उसकी यांत्रिकी की जांच कौन करेगा? कृत्रिम विज्ञानी करेगा, तो आर्टिफिशियल साइंस हो जाएगा 68 का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 68 क्वेश्चन हो गया। क्या कर रहा है? ठीक है, अब आइए 69 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, ठीक है। 69 में अगर हम देखेंगे, इसको हम केनन भी बोलते हैं, के एन एन, ठीक है। केनन मतलब नियरेस्ट नेबर। कोई लेजी लर्निंग एल्गोरिदम कहा था। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जानते हैं, कई प्रकार के नियमों का जो समूह होता है उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस चीज में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? यह भी एक अच्छा और आसान क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि बारकोडिंग में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है, कटिंग और ड्रिलिंग लेजर से की ही जाती है, फिजियोथेरेपी लेजर से की ही जाती है। तो माइक्रोताप ओवन में हम लेजर तकनीक का क्या करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अगर 71 की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया? ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिस्प LISP होता है उसको किसने विकसित किया? उसके जो वैज्ञानिक है उसका नाम पूछ रहा है, तो उसके वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी, ठीक है। ये फैक्ट टाइप के क्वेश्चन, इसको थोड़ा याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 की तरफ चलते हैं। देखिए 72 क्या कह रहा है। 72 देखिए क्या कह रहा है। 72 72 को तरफ चलते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, हाँ 72 कह रहा है ये कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। कुछ फुल फॉर्म भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उसको जरा ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। जो हम डोमेन नेम जैसे @yahoo.com, @gmail.com, तो ये डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। 72 हो गया। 73 देखिए क्या है। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? 73। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। 73 में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग और इंटरनेट टेलीफोनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट टेलीफोनिक ये सुविधा प्रदान करेगा, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनिक, ठीक है। ये चीज हमने देखा। अब आइए यही सुविधा प्रदान करती है। 74 क्या कर रहा है कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है कि हम कैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो अगर हम Ctrl+D प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ये बात कभी कभी कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट की होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे Ctrl+X होता है, Ctrl+X होता है, Ctrl+X कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल भी देखेंगे Ctrl+X कट के लिए होता है, ठीक है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जो कुछ महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Ctrl+I अगर हम कर देंगे, Ctrl+CTRL Ctrl+I करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+B कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+U कर देंगे तो अंडरलाइंड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए 75 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 75 क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 75 कहाँ गया, हाँ 75 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए, मतलब अलाइनमेंट होता है, जैसे कोई वर्ड है तो इधर आप राइट जाना है, लेफ्ट लिखना है, मिड में लिखना है, तो इसी को और क्या कर रहा है, तो दाएं दाएं मतलब राइट, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा? Ctrl+R का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेफ्ट जाना है तो Ctrl+L का करेंगे, और अगर जस्ट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+J कर लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Ctrl+J से क्या होता है? अंडू हो जाता है, जो अभी आपने लिखा है तुरंत उसको वापस लाना है तो Ctrl+Z कर देंगे। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+I से क्या होता है कि इटैलिक हो जाएगा। Ctrl+Y से क्या होता है? रीडू हो जाता है, जो पुराना पिछला वाला जो सेंटेंस है उसको लाने के लिए होता है। ये हमने देख लिया। अब भाई 76 को देखते हैं। 76 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है।
तो ये तो आसान है, ये सब लोग करते भी हैं। तो उसको ऑथेंटिकेशन करते हैं, कभी भी हम कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं या पासवर्ड है उसका सत्यापन जो करते हैं उसको ऑथेंटिकेशन भी करते हैं, तो वो प्रमाणीकरण बोलते हैं। आइए 77 में जरा देखते हैं 77 क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का क्या है, एक उदाहरण है। स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। स्प्रेडशीट मतलब हम एक्सेल की बात कर रहा है, किसका? एक्सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेल का उदाहरण कौन हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे? इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 78 में चलेंगे तो ईमेल का आविष्कार किसने किया है? ये सभी को पता होगा। ईमेल का आविष्कार, ईमेल की पूछ रहा है यहाँ पर, ईमेल का आविष्कार किसने किया है? यहाँ पर V.S. शिवा अय्यादुराई, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही जो है मतलब जो है मूल रूप से अमेरिका में रहने लगे थे, लेकिन है कहाँ के? ये भारत के ही, ठीक है। तो भारतीय अमेरिकी कह सकते हैं आप। तो इन्होंने ही ईमेल का आविष्कार क्या किया था जब ये 14 साल के तभी, ठीक है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, ठीक। और ये चीज हमने देख लिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरा बताइएगा टी बर्नर्स-ली का संबंध किससे है? इस बात को आप लोग क्वेश्चन जरा कमेंट बॉक्स में करिएगा। आइए 79 क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस पर है? लाइनक्स पर है। लाइनक्स जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसा है, किस प्रकार का है? ये हमारा जो आपका कैसा है? एंड्रॉयड है, ठीक। और लाइनस को आप सभी लोग जानते हैं कि ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। कैसा है? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कोई व्यक्ति इसको आसानी से जाकर के नेट से क्या करता है, डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? सभी लोग आप बताएं कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है भाई? 80 नंबर क्वेश्चन को सब बताएंगे कि भैया इसमें क्या है कि इनपुट भी लेना है, आउटपुट भी लेना है, स्टोरेज भी करना है, प्रोसेसिंग भी करना है। इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। तो हमने 20 क्वेश्चन हमने देखा, 15 क्वेश्चन हमने देखा कि 15 क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे गए थे? कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर के लिए हमने आपको एक बुक भी सजेस्ट किया था कि एक लूशन की एक बुक आती है, एक लूशन की बुक आती है। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चैप्टर वाइज उसको अगर आप हल कर ले तो उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो परीक्षा मंथन की एक मोटी थोड़ी बुक आती है, जाकर के वो ले करके पढ़े और उसके क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करें, ठीक है। ये हो गया। अब आइए हम चलेंगे अपने मेन जो आपका इस बार जो बढ़ा है, दो चीजें हमने कंप्यूटर देख लिया और एक और क्या बढ़ा है, 20 नंबर का हमारा बढ़ा है उत्तर प्रदेश स्पेशल। यह ध्यान रखिएगा कि बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें इसको जो ध्यान से और सही तरीके से कर लिया, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हो उसके जो महत्वपूर्ण अन्य आंसर हो उस पर भी डिस्कशन कर दिया जाए, ताकि आपका अधूरा सा ना लगे ये, ठीक है। तो आइए 81 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, ठीक है, CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में। तो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोगों को पता होगा कौन सा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक, क्लियर। और अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? 1979 में, ठीक। अब आइए 82 नंबर की तरफ चल रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो गाजियाबाद है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा है, वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी है, वाराणसी है, फिर लखनऊ है, लखनऊ है, फिर भदोही है, फिर कानपुर है। इसी क्रम में हम देखेंगे इसका आंसर, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार मिलाने के लिए देता है। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही को संत रविदास नगर भी बोलते हैं, कानपुर का स्थान उस क्रम में है। और अगर न्यूनतम घनत्व वाला जिला पूछ दे कि न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा है, तो न्यूनतम घनत्व वाला पूछ दे तो कौन सा? ललितपुर आपका हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, तो ये भी आंसर आपका हो गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 83 की तरफ चलते हैं। 83 में क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य है जो भारत के प्रथम राज्य बन गया अमृत सरोवर के मामले में, मतलब अमृत सरोवर के उद्घाटन के मामले में? तो कौन बन गया इसमें? 83 का हो जाएगा डी, मतलब अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया गया, भारत में प्रथम अमृत सरोवर का, ठीक है। इसका इसका उदाहरण किसने किया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। कब? मई 2022 में ही इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। कहां से किया था?
तो रामपुर जिला आपको पता है, जो आजम खां वाला जिला है, वो रामपुर जिले से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, रामपुर जिला इसलिए बोला क्योंकि वहां से कई बार वो सांसद रह चुके हैं, बने हैं शायद, ठीक है, अभी भी हैं वो यहाँ से, इसलिए हमने बोला। अब देखिए गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध अगर हम बात करेंगे तो किस राज्य से? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो इसमें हो जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश। तो अब गोकुल ग्राम जो संबंध है, इसका इसके तहत होगा क्या? तो इसमें गांव गांव जा करके गोवंश जो है उसका क्या किया जाएगा? कृत्रिम कृत्रिम तरीके से गर्भाधान किया जाएगा। मतलब कि जो हाई इल्ड जो वैरायटीज हैं वो उनका निर्माण हो। मतलब ऐसा ना हो कि जो गड़बड़ प्रजाति हैं उनका जो है ही जो है फर्टिलाइज हो जाए। तो इसलिए ये हाई फर्टिलाइजेशन के लिए, हाई इल्ड वैरायटी के लिए ही जो है फर्टिलाइजेशन के लिए यह गोकुल ग्राम योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं जितना महत्वपूर्ण उतना हम डिस्कशन कर भी दें। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को जरा समझिएगा। कौन किससे देंगे? तो इसका अगर हम पेन ले लें 1 मिनट। हाँ, अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को, या जो विधानसभा के अध्यक्ष उनको। तो जो लोकायुक्त होगा वो किसको जो है त्याग पत्र देगा? तो राज्यपाल को। राज्यपाल को ही आप सभी लोग पता होगा कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम कब बना था? 1975। 1975 बना और अपना त्याग पत्र वो देगा राज्यपाल को। फिर अगर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आप सभी लोग पता है कहां? फुर्सतगंज कहां पे? अमेठी में। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, और इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, और उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 87 का निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो अभी आपको जब हम भूगोल पढ़ा रहे थे तो उसमें बड़े अच्छे जनजातियों को डिस्कशन भी किया था कि जो है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो कंबाइंड जनजाति वो कौन सी है? थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में बताया था कि आपका ये जो तराई वाला रीजन है, और ये इन्होंने दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। और भील जनजाति को बताया था कि ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले 4 जिलों में 4 राज्यों में ये पाई जाती हैं, इनके बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लाइड नीचे करें। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस्सा राधा कन्हैया, ये क्या है? का लेखक कौन है? ठीक है, इस रचना है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वजीद अली शाह। नवाब वजीद अली शाह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, नवाब वजीद अली शाह के बारे में क्या जान रहे हैं? कि ये अवध के नवाब थे ये। ठीक है, और ठुमरी जो संगीत विद्या थी उसके क्या थे? ये जन्मजाता थे। ठीक है, जो ठुमरी संगीत विद्या थी इसके जन्मजाता थे, और ये नवाब भी हैं। तो कहाँ के? अवध के नवाब भी थे। ठीक है, इस बात को जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जो क्वेश्चन भी है 89 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य यहाँ पर कौन सा है? कह रहा है सिग्मो, घोड़े, मोरनी, जैता। तो कौन सा है इसमें? 89 का हम देखेंगे जैता। जैता उत्तर प्रदेश क्या है? लोक नृत्य है। जबकि अगर हम सिग्मो, घोड़े और मोरनी की बात करेंगे, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब गोवा के हैं। ये तीनों कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गोवा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये लोक नृत्य जो है कब मराठा जो लड़के थे उन्हीं के लड़ाके थे उन्हीं के सम्मान में क्या किया जाता है? दशहरा के अवसर पर किया जाता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में जैता संबंधित हो गया। अब कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद। अब आपको पहले एक क्वेश्चन यही से पूछ लेता है कि मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो मोती मस्जिद देखिए आगरा में है। अब इसमें कह दिया कि आगरा की मोती मस्जिद, इसी को चमकता हुआ मोती भी कहा जाता है, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आप सब लोगों को पता होगा किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसे पियर्ल मॉस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार में क्या किया था? करवाया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि 91 क्वेश्चन में देखिए क्या है, जैसा स्लाइड ऊपर कर ले फिर बता रहे हैं। 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था?
क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो पहले कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद कलकत्ता में हुआ था। फिर उसके बाद कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे जो चौथा अधिवेशन, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये पहला अधिवेशन, ठीक है। यह कब संपन्न हुआ था? तो 1888 में, क्योंकि 1885 में पहला हुआ था, 85 में पहला, 86 में दूसरा और 87 में तीसरा, तो 88 में ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि इसी में जो है जो 1888 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, प्रथम अंग्रेज थे। जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल थे, ये प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज भी थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और फैक्ट कुछ जाने तो अगर हम देखेंगे कि 1892 और 1892 और अगर 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में ही हुआ था। 1892 में और 1910 में भी ये जो दो अधिवेशन हुए थे, इलाहाबाद में ही अधिवेशन हुआ था। और बनारस में एक अधिवेशन हुआ था कब? 1905 में। 1905 में आप सब लोग को पता है जब बंगाल विभाजन हो गया था, तो उस समय अधिवेशन हुआ था 1905 में। कहां पर? बनारस में हुआ था, ठीक। तो 1905 में बनारस में हुआ। और 1899 का अधिवेशन जो है अगर आप देखेंगे, 1916 का और 1936 का, तीन अधिवेशन याद रखिएगा, ठीक है। तीन अधिवेशन याद रखिएगा, 1899, ठीक, और एक 1916 आप सब लोग को पता है जहां पर नरम दल गरम दल का मिलन हुआ था, और एक 1936। ये तीन अधिवेशन कहाँ हुए हैं? लखनऊ में हुए हैं, लखनऊ में हुए हैं, ठीक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक अधिवेशन जो है आपका कानपुर में हुआ है 1925 का। कानपुर में कौन सा अधिवेशन हुआ है? 1925 का। तो अगर 1925 का अधिवेशन पूछ ले तो कहां पर हुआ है? कानपुर में। ये बात आप ध्यान रखिए, इतने इतने महत्वपूर्ण से थे जिसको हमने सारा डिस्कस किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो 92 की तरफ देखिए चलते हैं। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पता भी होगा कि प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक, इसी को हम नेशनल वाटरवे वन भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? यह राष्ट्रीय जलमार्ग इसको घोषित किया गया है, ठीक है। और इसकी लंबाई भी याद रखिएगा 1620 किलोमीटर की है, ठीक है। इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वन भी कहा जाता है और यह प्रथम भारत, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। अब देखिए 93 की अगर हम बात करें, 93 में क्या कह रहा है कि मिलान करना आपको। ये सोनभद्र है, इलाहाबाद है, ललितपुर है, मिर्जापुर है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोनभद्र का संबंध किससे हो जाएगा? सोनभद्र का चूना पत्थर से हो जाएगा। प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे या इसी की इलाहाबाद है तो सीसा बालू से हो जाएगा। ललितपुर की बात करेंगे तो तांबा से हो जाएगा। और मिर्जापुर की बात करेंगे तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाएगा। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसमें देखिए ए का 4 और बी का 2, इसका मतलब हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 93 भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए या एक दिन में दो दो प्रैक्टिस सेट को आसानी से करके हल कर दिया जाए। जैसा होगा आप जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी तरह से हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब देखिए 94 क्या कह रहा है? 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कह रहा अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के लिए चालुक है, वो है, फिरोजाबाद चूड़ियों के। तो आप सब लोग बोलेंगे सर सही है। मेरठ किसके लिए है? मेरठ चाकुओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो खेल के सामान की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है मेरठ, ठीक है। खिलौने की बात करेंगे उसके लिए है, ठीक है, खिलौने के लिए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गलत वाला पूछा था। कह रहा हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? हस्तनिर्मित कागज का निर्माण देखिए जालौन में होता है। कहाँ होता है? हस्त निर्मित कागज, ठीक है। हाथ से निर्मित कागज कागज का निर्माण कहाँ होता है? जालौन में। जालौन के कहाँ पर? कालपी शहर है वहां पर, ठीक, कालपी में होता है। और अगर हम यहाँ पर पूछे कि कागज लुगदी उद्योग कहाँ पर है, तो कागज लुगदी अगर पूछेगा, अगर लुगदी आ जाए जोड़ देगा, लुगदी वाला वर्ड, तो अगर हम कागज लुगदी बोल देंगे तो सहारनपुर चला जाएगा, सहारनपुर चला जाएगा, ठीक है, सहारनपुर चला जाएगा। और जबकि अगर कागज उद्योग के लिए भी क्या है?
सहारनपुर ही है। और मुजफ्फरनगर, ये सब सारा, ये सब अगर सहारनपुर, मुजफ्फर, रायबरेली की बात करेंगे, तो अगर हम कागज उद्योग की बात करेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। लेकिन अगर हम लुगदी की स्पेशली बात करेंगे तो सहारनपुर, और यहाँ पर हस्तनिर्मित कागज की बात करेंगे तो जालौन। गीडा का क्या संबंध है, ये भी कई बार पूछ चुका है। गीडा का मतलब होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी, ये याद रखिएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है, ये आप बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है। और एक चीज यहाँ पर आप जानिएगा कि कुछ और नक्षत्रशाला है, जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। और अगर हम वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की बात करेंगे, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तो गोरखपुर में हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर या उसी को आर्यभट्ट नक्षत्रशाला बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा रामपुर में। रामपुर में हो जाएगा, इसी को हम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी बोलते हैं। और अगर जवाहर नक्षत्रशाला बोलेंगे, जवाहर नक्षत्रशाला तो सब लोगों को पता है कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, प्रयागराज में है। जवाहर नक्षत्रशाला हो जाएगा कहाँ, जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ, प्रयागराज। ठीक, तो जवाहर नक्षत्रशाला हो जाएगा। 97 क्वेश्चन को हमने पूरा अच्छे से कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जरा स्लाइड नीचे करते हैं। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि 98 में बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में क्या है, नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है, ये है बांका में, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है, बिहार में। जबकि अरोरा आपको पता ही है कि मिर्जापुर वाले एरिया में है। ठीक है, और अडवा की बात करेंगे तो ये भी मिर्जापुर में ही है। ठीक, और अगर हम बघेलखंड की बात करेंगे तो बलरामपुर वाला जो एरिया है, जो बघेलखंड वाला रीजन है, वहां चला जाएगा। तो ये सब उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 99 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक, तो गेहूं, गन्ना, जौ, चावल। तो अगर हम 99 का आंसर देखेंगे तो चावल में आप सब लोगों को पता है पहले स्थान पर कौन है, वेस्ट बंगाल। बकिया अगर हम गेहूं बात करें, जौ बात करें, गन्ना बात करें, आलू बात करें, ठीक है, ये सब कौन है, ये सब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछे कि समग्र खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, समग्र मतलब सभी तरह खाद्यान्न में, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। बकिया अगर हम इन चीजों में देखें तो पहले स्थान पर है ही। और अगर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशतता श्रमिक किस क्षेत्र में नियोजित हैं। तो कह रहा है कृषि में, उद्योग में, सेवा में और उद्योग एवं सेवा में। तो कृषि क्षेत्र आप सभी लोगों को पता है कि कृषि क्षेत्र में प्राचीन काल से ही हमारी जो है आबादी जो है, एक बहुत बड़ी आबादी हमारी, करीब पहले तो 70 to 80% जो है आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। ठीक है, लेकिन अभी जो ये प्रतिशतता धीरे धीरे कम होकर के लगभग 59% के आसपास क्या है, कृषि क्षेत्र में निर्भरता है। तब भी आप समझ लीजिए कि अभी भी जो है 41% ही मात्र शहरीकरण हो पाया है, और जो है 59% अभी भी जो है आबादी कहाँ पर, कृषि पर ही निर्भर करती है। तो इस चीज को हमने देखा, और आज के हमने 100 क्वेश्चन हमने लिए थे, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आने हैं, तो 100 क्वेश्चन हमने पूरी डिटेल अध्ययन किया। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और कोशिश करेंगे एक दिन में 2-2 सेट को कंप्लीट कर दिया जाए। और अगर ये यूथ वाला पब्लिकेशन का पूरा हो जाता है तो फिर हम आगे घटना चरित्र भी मार्केट में अवेलेबल है, या कोई और भी अच्छे राइटर्स होंगे उनका भी लेकर के हम करा देंगे, ताकि आपका जो 28 अगस्त को एग्जाम है, 27-28 अगस्त को आसानी से क्या हो, वो हो सके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जो है अच्छे से क्या करेंगे, टेस्ट को लगाएंगे और हमारे मनोबल को भी बढ़ाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर।